लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड और फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था। लिख लीजिए कि ये टॉपिक पेपर में आने वाला है, पक्का आएगा ही आएगा। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी ही आएंगी पेपर में, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो, ठीक है। जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर लिखिए जाएंगे ना। नेक्स्ट टॉपिक है जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, ओके। जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर में लिखो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट AC power into DC power. An electronic device which convert AC power into DC power is called a rectifier. DC power मतलब एक कांस्टेंट पावर, हाँ DC पावर मतलब एक कांस्टेंट पावर नहीं, बस एक डायरेक्शनल पावर, मतलब यूनी डायरेक्शनल को डायरेक्शनल करंट कहा जाता है। यूनी डायरेक्शनल जिसकी केवल एक ही डायरेक्शन होती है, ऐसी करंट जो कि सर्किट के अंदर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है, लगातार एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है, उसको क्या कहते हैं, डायरेक्शनल करंट या डीसी। और ऐसी करंट जो कि अल्टरनेटिवली अपनी पोलैरिटी को चेंज करती रहती है और साइकिल को चेंज करती रहती है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, उसको कहा जाता है क्या, एसी, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। डायरेक्शनल करंट और अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। तो क्या लिखा, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर इज कॉल्ड रेक्टिफायर, ठीक है, इज कॉल्ड रेक्टिफायर। हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की स्पेलिंग है RECTIFIER, RECTIFIER, रेक्टिफायर है ना। There are two types of rectifier. First लिखें half wave rectifier. First half wave rectifier, ठीक है ना, RECTIFIER है ना, half wave rectifier, ठीक है, half wave rectifier लिखो। A rectifier which rectifies, a rectifier which rectifies only, a rectifier which rectifies only one half of each AC input supply, a rectifier which rectifies only one half of each AC input supply cycle, each AC input supply cycle, half of, देखो, a rectifier which rectifies only one half of each AC input supply cycle, one half of each AC input supply cycle, AC input supply cycle is called half wave rectifier, is called half wave rectifier. A rectifier which rectifies only one half of each AC input supply cycle is called a half wave rectifier, is called a half wave rectifier. हो गया। प्रिंसिपल लिखिए, प्रिंसिपल, डिवाइस है तो उसका प्रिंसिपल कुछ ना कुछ होगा जरूर, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये, ठीक है ना, तो लिखिए प्रिंसिपल में लिखिए, ठीक है ना, प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, it is based on the principle that, ठीक है ना, it is based on the principle that the junction diode offers, बताओ खुशी, किस केस में जंक्शन डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कोई और नहीं बताएगा, सुधान दो ध्यान से, देखो इतना ध्यान से पढ़ रही है आज की लड़की, इसलिए मैं से पूछ लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ बताओ जल्दी से, डरो मत, शर्माना है, झिझकना है, डरना है, बहुत हो गया अब तो थोड़े दिन बचे हैं, अब कहाँ लिए इसमें झिझकना और शर्माना है। मैं क्या पूछ रहा हूँ समझ में आया, मैंने पूछा बच्चे किस केस में कोई जंक्शन डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लो रेजिस्टेंस, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं।
जंक्शन डायोड क्या होता है, किसे कहते हैं जंक्शन डायोड? बताओ, तुम लोगों के ऊपर मेरी बातों का इसका मतलब असर ही नहीं होता। अभी कल भी जाके मैं तुम लोगों को समझा रहा था बायो क्लास में कि बच्चों अब बहुत कम समय बचा है, अब तो पढ़ लो, अब तो टाइम ही नहीं रह गया है। और कब तक ये चलता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मान लो मेरी बात को, एग्जाम भी आ जाएंगे, वो भी बीत जाएंगे। समय कितना भी कठिन हो और कितना भी अच्छा हो, बीत ही जाता है कि नहीं भाई? कितना भी कठिन हो, किसी इंसान के ऊपर बहुत कठिन दौर चल रहा है भैया मेरा, एकदम बहुत मुसीबतें आई हुई हैं, परेशानी आई हुई, वो भी एक ना एक दिन बीत जाता है। और कितना भी मजे का टाइम चल रहा हो, वो भी बीत जाता है। तो समय का काम है बीतना, आप पढ़ो या ना पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। अब सुन भी नहीं रही, देखो मेरी बात है ना, जब मैं इतनी काम की बात बता सुन नहीं रही उसको, है ना। तो ये जो समय है मेरे बच्चे, धीरे धीरे करके बीत जाएगा, तुम्हारे हाथ से ये डोर फिसल जाएगी, तुम पकड़ती रह जाओगी, ये डोर निकल जाएगी तुम्हारे हाथ से, ठीक है ना। अभी बार बार कह रहा हूं, एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद तुम में से कोई एक नंबर भी नहीं बदल पाएगा अपना, समझ गए ना। चाहे 10 बार चेकिंग करा लें, कुछ नहीं होता। कभी कभी हो जाता बस लकीली किसी के साथ, नहीं तो होता कुछ नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, रिजल्ट बदलना है ना तो अभी बदल लो, बिना बात बाद में भाग दौड़ करोगे उससे कोई फायदा नहीं है कि भैया वो 60% आ गए, मैंने अब स्क्रूटनी भरी है, मैंने भैया और रीचेकिंग के लिए डाला है, ये वो सब कुछ नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं होना है, समझ गए। अभी आपके हाथ में तो वो काम तो कर नहीं रहे हो, और जो दूसरे के हाथ में उस काम के पीछे भागोगे, दौड़ोगे, क्या फायदा होगा उससे। मान लो बात को मेरी। मैंने पूछा किस केस में जंक्शन डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो सर व्हेन द जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड विल बी लो, वेरी वेरी लो, एंड द करंट विल बी हाई। जब किसी सर्किट को, जब किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया जाता है, तो फॉरवर्ड बायसिंग कर देने से उसके जंक्शन डायोड की जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है ना। तो बड़ी पंचायत सोचती है। खैर चलो लिखो, सुनो भाई, हे बच्चे मेरे प्यारे ध्यान लगाओ कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जब किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस रखा जाता है तो वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है, समझ गए ना। इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और जब वो रिवर्स बायसिंग में होता है तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और लो करंट अपने अंदर से पास करता है, यानी कि ना के बराबर करंट पास होती है। क्लियर है? बस ये छोटा सा इसका प्रिंसिपल है। फॉरवर्ड बायसिंग कर दोगे तो काम करेगा, रिवर्स बायसिंग कर दोगे तो काम नहीं करेगा। क्लियर? इसका मतलब सर जिस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस रहेगा उस वाली वेव को पास करने देगा, ठीक है ना, उस पल्स को पास होने देगा। वेव पल्सेस में जो पल्स फॉरवर्ड बायस केस में आएगा उसको पास कर देगा, और जो रिवर्स बायस केस में आएगा उसको रोक देगा। उसके लिए इतना रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा कि वो करंट फ्लो ही नहीं करेगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो लिखिए जल्दी से पूरा एक साथ, ठीक है ना। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट junction diode offers low resistance, junction diode offers low resistance when it is forward biased, when it is forward biased, offers low resistance when it is forward biased, and high resistance when it is reverse biased, ठीक है। It is based on the principle that junction diode offers low resistance when it is forward biased and high resistance when it is reverse biased, and high resistance when it is reverse biased. Okay, अगली लाइन लिखिए, when an AC input supply, when an AC input supply मत लिखो, बस खाली input लिखो, when an AC input is applied to the junction diode, when an AC input is applied to the junction diode, it gets forward biased, during 1/2 cycle, it gets forward biased during 1/2 cycle, it gets forward biased during 1/2 cycle and reverse biased during the next opposite half cycle, and reverse biased during the next opposite half cycle, during the next opposite half cycle,
ड्यूरिंग द नेक्स्ट अपोजिट हाफ साइकिल, ठीक है, ओके। therefore the output is obtained during alternate half cycle. Therefore output is obtained during alternate half cycle of AC input. Therefore output is obtained during alternate half cycle of AC input. क्लियर? पूरी कहानी सिर्फ समझा दी मैंने। प्रिंसिपल मोटा मोटे तौर पर यह है कि जब सर जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मैक्सिमम करंट को अलाउ करता है। हाई, अब जब वो रिवर्स बायस होता है तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और लो करंट को अलाउ करता है। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब यहां ध्यान समझना, हमने एसी इनपुट अप्लाई की। ये क्या है? एसी इनपुट, ठीक है ना, ये एक एसी इनपुट है, ठीक है ना, एसी इनपुट। अब ये एसी इनपुट के सामने हमने क्या लगा दिया? एक, ध्यान सुनिएगा, बोलो क्या है, व्हाट इज दिस? इस एसी इनपुट की ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या अक्सर कम रखी जाती है। बोलो क्यों? ताकि वोल्टेज डाउन किया जा सके। एसी वोल्टेज की क्वांटिटी ज्यादा होती है, डीसी में कन्वर्ट करने का मन जब हमारा होता है तो पहले ही हम ट्रांसफार्मर लगा करके उसको क्या कर लेते हैं? लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है एक तरीके से। जब इधर आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेंगे, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम, तो कैसा होता है? स्टेप डाउन। समझ में आ रही बात ना? तो यहां पर एक तरीके से हमने सामने टर्न जो रखे हैं वो कम रखे हैं इसकी वजह से। और यहां क्या लगा दिया है? इसके रास्ते में एक जंक्शन डायोड लगा दिया। पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल होता है। जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आपको लग रहा होगा कि रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस थोड़ी ना होता है, बस ये तो इसको दिखाने का एक तरीका है। वैसे ये कोई जंक्शन डायोड ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये सिंबल है पी और एन के लिए, ठीक है ना। तो पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल होता है, ठीक है। बार बार कराओ, इधर हमें टर्न्स की संख्या को ज्यादा रखना है, आप चाहो तो और बढ़ा लो, ठीक है ना। और उधर की तरफ हमने थोड़ा सा टर्न्स की संख्या क्या रखी है? कम रखी है, ठीक है ना। आप थोड़ा सही से बना लीजिएगा, ठीक है। इधर टर्न्स थोड़े ज्यादा रखिएगा, इधर टर्न्स कम कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। उस पीएन जंक्शन डायोड के इस किनारों पे, इन दोनों किनारों के बीच में एक लो रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। लो रेजिस्टेंस से मेरा मतलब क्या आप जानते हैं? लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ये वो चीज है जो डिवाइस आप चलाना चाहते हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये तो आपने दो तार लिए और अपने घर की लाइट के स्विच में लगा दिए, मतलब अपना एडाप्टर लिया, उस एडाप्टर को स्विच में खोस दिया। समझ में आ रही बात ना? उस स्विच में जब आपने एडाप्टर लगाया तो उसकी दो उसके अंदर से जो दो रॉड निकली हुई थी, जो उसके इलेक्ट्रोड निकले हुए थे, उन इलेक्ट्रोड के थ्रू करंट अंदर चली गई। ये एसी इनपुट है। उस एसी इनपुट को साथ आगे क्या हो रहा है अंदर वो समझना है। ये क्या है? ये मोबाइल है। समझ में आ रही बात ना? ये वही हमारा मोबाइल है, क्लियर है? या ये वही वो चीज है, लैपटॉप है, यही हमारा लैपटॉप है। समझ में आ रही बात ना? जब एडाप्टर से चला रहे हैं, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? लो रेजिस्टेंस का मतलब एसी इनपुट आप लगा रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं कहां? आपने लैपटॉप का चार्जर कहां पे लगाया हुआ है? अपने नॉर्मल आपने मतलब प्लग में, ठीक है ना, नॉर्मल प्लग में लगा हुआ है, लेकिन बीच में एडाप्टर लगा। उस एडाप्टर का काम क्या है? वही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि लैपटॉप को डीसी चाहिए होती है, डायरेक्ट नहीं चलता। अगर वो एडाप्टर आपका खराब हो जाए तो ये नहीं कि किसी दिन भैया आज नहीं काम कर रहा तो एक काम करते हैं, इसके तार यहाँ से कट किए पीछे से और उसके दोनों तार ले जाके सीधे लगा दिए स्विच में, ठीक है ना। तो वो सीधे उसको एसी मिल जाएगी, डायरेक्ट एसी मिल जाएगी और एसी उसको उड़ा देगी, ठीक है ना। तो इसलिए बात समझने की जरूरत यह है कि आपको एसी नहीं लगाना है। क्लियर हुआ? लेकिन ये लैपटॉप के लिए कारगर नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? क्योंकि ये लैपटॉप के लिए कारगर इसलिए नहीं है क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर केवल हाफ वेव को रेक्टिफाई कर पाता है, मतलब कुछ समय के लिए बंद भी होगा। ये इससे चलने वाली डिवाइसेस कुछ समय के लिए बंद होंगी, कुछ समय के लिए चलेंगी, मतलब जलना बंद होना, जलना बंद होना, जलना बंद होना, ये चलता रहेगा। अब लैपटॉप में बहुत सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगी होती हैं, मतलब बहुत सारे डायोड, ट्रायोड और ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, आईसीस लगी होती हैं, उनको लगातार करंट चाहिए होती है, लेकिन मिनिमम करंट मतलब लो करंट चाहिए होती है। लो करंट से मेरा मतलब सर लो करंट चाहिए तो फिर फॉरवर्ड बायस क्यों रख रहा है? फॉरवर्ड बायस रखकर भी लो ही करंट मिलती है। किस एम्पर की? मिली एम्पियर की करंट जाती है, मतलब वे लो, ये मतलब कहने का डीसी की तो ये हाई है, एक तरीके से डीसी की तो ये हाई है, एसी के हिसाब से बहुत लो है। एसी में जाती है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर की करंट, ठीक है ना, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर तक करंट चली जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये अगर मैंने इसको करंट दी तो लगातार देनी पड़ेगी, तभी तो लैपटॉप चला पाएंगे, नहीं तो फिर बीच बीच में लैपटॉप क्या करेगा? ब्लिंक करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? ओके अब देखो हुआ क्या, वर्किंग समझिए ध्यान से।
जब हमने एसी इनपुट इस पे अप्लाई किया तो मेरे प्यारो ये साइकिल होती है एसी की, अल्टरनेटिंग करंट की साइकिल, याद है ना, यही थी अल्टरनेटिंग करंट एसी। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज दिस? दिस इज द सर पीक वैल्यू ऑफ करंट। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज टाइम। टाइम के साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ ऐसा ही बना था कुछ, बहुत अच्छे। दिस इज द आई नोट, ठीक है ना, आई नोट मतलब पीक वैल्यू ऑफ द करंट। अब जब ये एक हाफ साइकिल यहां पर मैंने अप्लाई की है तो इस एक हाफ साइकिल में इस एक साइकिल में दो हाफ साइकिल्स हैं, मतलब एक अपर पल्स और एक लोअर पल्स। जो अपर पल्स है वो पॉजिटिव मान लिया गया और जो लोअर पल्स है उसको नेगेटिव मान लिया गया, ठीक है ना। तो जब मान लीजिए पहला पल्स इसके पास आ रहा होगा, मतलब जब अपर पल्स आ रहा होगा, पॉजिटिव पोल आ रहा होगा, ठीक है ना, तो पहले इस हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में ये हिस्सा पॉजिटिव और ये नेगेटिव रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? होगा, मैंने कहा ना, मतलब हम इसको क्या मानेंगे? पॉजिटिव। मतलब कुल मिलाकर एसी इनपुट आपने अप्लाई किया, इसको वोल्टेज मिला। वोल्टेज मिलने का मतलब ये वोल्टेज डिफरेंस होता है तभी करंट फ्लो करती है। तो ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब आई मीन ये वाला एंड पॉजिटिव या नेगेटिव, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव मानते हैं? हाइयर पोटेंशियल पर जो होता है उसको पॉजिटिव और जो लोअर पोटेंशियल पर होता है तो नेगेटिव। उसके लिए नेगेटिव होना जरूरी नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए एक एंड का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, एक एंड का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, तो 10 वोल्ट वाले को पॉजिटिव टर्मिनल माना जाता है और 2 वोल्ट वाले को नेगेटिव टर्मिनल माना जाता है। तो 10 वोल्ट और 2 वोल्ट के बीच में जो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यही करंट को जनरेट करता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब जब फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी तो इसका ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर अप्लाई हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यहां तो हमने अप्लाई किया है और यहां इंड्यूस्ड है। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसकी पोलैरिटी अगर यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव हुई तो इसका मीनिंग क्या निकालोगे कि सर ये जो पी वाला जंक्शन है, इस जंक्शन डायोड का, देखो आर्यन ध्यान लगाओ इधर, ये जो जंक्शन डायोड का पी वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव पोल के साथ और ये जो एन वाला हिस्सा है वो नेगेटिव पोल के साथ कनेक्टेड है। बोलो इस तरह की बाइसिंग को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसमें पी वाला हिस्सा पॉजिटिव पोल के साथ और एन वाला हिस्सा नेगेटिव पोल के साथ कनेक्टेड होता है तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल द जंक्शन डायोड गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस्ड अगर हो गया तो इसका मतलब लो रेजिस्टेंस हो जाएगा, मैक्सिमम करंट हो जाएगी। इसका मतलब ये अपने अंदर से करंट को अलाउ कर देगा तो करंट पास हो जाएगी। जब करंट पास हो जाएगी तो इसको करंट मिलेगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां से करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक है, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन होगी ऐसे सर्किट में, ठीक है ना, ऐसे बहेगी, ठीक है, ये फ्लो हो गया करंट का। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब क्या होगा ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल? नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगली हाफ साइकिल में ऊपर वाली पोलैरिटी नेगेटिव, नीचे वाली पोलैरिटी पॉजिटिव। अब पी वाला हिस्सा नेगेटिव के साथ और एन वाला हिस्सा पॉजिटिव के साथ, तो इसका मतलब अगली हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस हो जाएगा और रिवर्स बायस में ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और लो करंट ऑफर करेगा। इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। क्लियर? फिर से तीसरी आएगी, मतलब फिर ये हाफ साइकिल आई, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो फिर देगा करंट, फिर नेगेटिव हाफ में नहीं देगा, फिर पॉजिटिव हाफ में देगा, फिर नेगेटिव हाफ में नहीं देगा। अब मत लगातार यही चलता रहेगा। अगर यही लगातार चलता रहेगा तो आप दो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, एक एसी इनपुट का और एक एसी आउटपुट का। अगर ये एसी इनपुट का ग्राफ होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग एसी आउटपुट का ग्राफ बताइए आप क्या बनाएंगे? तो हम कहेंगे सर इसे पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ कर रहा है, नेगेटिव वाले को नहीं अलाउ कर रहा है, इसको छोड़ दे रहा है। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल को अलाउ कर रहा है, नेगेटिव वाले को छोड़ दे रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा। ये किसका हुआ? एसी आउटपुट का हुआ, ठीक है ना, एसी आउटपुट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, टाइम के साथ साथ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ? जल्दी से जितनी जल्दी हो सके डायग्राम बना लीजिए पहले, फिर इसकी वर्किंग भी थोड़ी बहुत लिखवा दूंगा। वैसे प्रिंसिपल समझ में जिसके आ गया उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। जल्दी करके डायग्राम बनाइए ताकि फुल वेव रेक्टिफायर भी अभी हो जाए। लिखिए, वर्किंग लिखिए, ऐसे करके लिखना, वर्किंग मतलब किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। लिखिए ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ इनपुट साइकिल, थोड़ा तेजी से हाथ चलाओ। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ इनपुट साइकिल the junction diode gets forward biased. During the first half of input cycle the junction diode gets forward biased, and the conventional current will flow in the direction as shown in figure,
and the conventional gets forward biased, the junction diode gets forward biased and the conventional current will flow in the direction as shown in figure, will flow in the direction as shown in figure. अच्छा, हमेशा जब भी आएगी, जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो करंट हमेशा किधर की तरफ फ्लो करेगी, इसी ओर फ्लो करेगी, कभी भी इसमें ये वाली करंट नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात ना? अगर ये अभी क्लॉकवाइज करंट है तो फिर हर बार ही इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना? इसी को ही कहा जा रहा है डीसी, जबकि ये भी वेरिएबल है। समझ में आ रही बात ना? मतलब वेरिएबल का मतलब कम ज्यादा तो ये भी हो रही है, वैल्यू तो इसकी भी कम ज्यादा हो रही है, लेकिन हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। मतलब ये जो लैपटॉप है इसको, या जो भी डायोड है, मतलब जो भी यहां चला रहे हैं, उस डिवाइस को लगातार एक ही डायरेक्शन में करंट मिलेगी, एक ही डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे। तो लिखो क्या लिखा, गेट फॉरवर्ड एंड द कन्वेंशनल करंट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड इन द डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ओके, नेक्स्ट लिखें, and the during second half cycle, during the second half input cycle, the junction diode will get reverse biased. During the second half input cycle, the junction diode gets reverse biased. ये बनाना मत, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना? AC इनपुट और AC आउटपुट का ग्राफ, ठीक है? During second half cycle, junction diode will get reverse biased and hence provide high resistance. Therefore, no output will be obtained across the load resistance. Load resistance ये है, load resistance मतलब RL मतलब load resistance. Therefore, no output, क्या लिखवाया मैंने? therefore हाँ, no output will be obtained across the load resistance, ठीक है ना? क्लियर है? अच्छा, अगर तुमसे प्रैक्टिकल में सवाल पूछ लिया जाए कि जब डायोड रिवर्स बायस्ड होता है या हाफ वेव रेक्टिफायर में जो नेगेटिव हाफ साइकिल होती हैं वो बनती हैं या नहीं बनती हैं, तो कहना कि सर अगर प्रैक्टिकली पूछा जाएगा तो बोलना बनेगी जरूर, लेकिन इतनी कम होगी। मतलब ऐसा नहीं कि रिवर्स बायसिंग में करंट बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है ना? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण तो करंट मिलती है ना। फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट के फ्लो में हेल्प करते हैं और रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट के फ्लो में हेल्प करते हैं। मतलब करंट दोनों केस में फ्लो करती है, लेकिन सर माइनॉरिटी की क्या उठ रही है? कुछ नहीं, जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बहुत कम है। मतलब कैसे? 1 in 1 million, मतलब लगभग 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स में एक होल का होना। तो होल क्या माइनॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन्स या मेजॉरिटी में, तो इतने ज्यादा 1 मिलियन में 1 पाया जा रहा है, 2 पाया जा रहा है, तो इसका मतलब इतनी संख्या में अगर मान लो मेजॉरिटी कैरियर्स है तो उनकी करंट की वैल्यू है, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनकी करंट की कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गई ना? बहुत अच्छे। तो क्या लिखा हो गया? ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, बस कहानी खत्म। इससे ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से काफी है। अगर आप थोड़ा बहुत इसमें इसको कम मत कर दीजिएगा, मैंने बिल्कुल प्रेसाइज करके लिखवाया, इससे कम एग्जाम में मत लिखना, ठीक है ना? मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इसमें और भी चीजें आप बढ़ा सकते थे थोड़ी बहुत। जैसे इसने कहा है कि प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी द अमाउंट ऑफ करंट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड बायसिंग एंड द अमाउंट ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन is directly proportional to the magnitude of the minority charge carriers in reverse biasing। समझ में आ रही बात ना? तो ये 1-2 बातें और एक्स्ट्रा हो जाती हैं, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है, जो बताया उतना काफी है। नेक्स्ट डालिए फुल वेव रेक्टिफायर। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, ठीक है ना? फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें लिखिए इसके बारे में, ठीक है ना? फुल वेव रेक्टिफायर। थोड़ी सी मेहनत भाई, बार बार कह रहा हूं, घर पे अपनी बढ़ाओ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे मन में है पता नहीं क्या कर दूं, है ना? लेकिन तुम लोग बिल्कुल ढीले ढाले अंदाज में पढ़ रहे हो, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिए फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट फुल वेव रेक्टिफायर लिखो, ए रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज बोथ हाफ ऑफ ईच AC इनपुट साइकिल। A rectifier which rectifies both halves. A rectifier which rectifies
both halves of each AC input cycle is called full wave rectifier. The rectifier which rectifies both halves of each AC input supply cycle, both halves of each AC input supply cycle is called a full wave rectifier. ठीक है, full wave rectifier. In this rectifier, two junction diodes are used. In this rectifier, two junction diode are used. इस रेक्टिफायर में दो जंक्शन डायोड यूज किए जाते हैं ताकि दोनों हाफ साइकिल से काम लिया जा सके. समझ रहे हो ना भाई? एक जंक्शन डायोड लगाने से क्या फायदा क्या हो रहा है? किसी एक समय पे एक जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो सकता है या रिवर्स बायस हो सकता है. एक ही कहानी हो सकती है. कोई भी एक जंक्शन डायोड एक ही समय पर फॉरवर्ड बायस भी और रिवर्स बायस भी नहीं हो सकता. समझ गए ना भाई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक ही डायोड को एक समय पर पॉजिटिव हाफ पी पॉजिटिव से भी जोड़ दें, नेगेटिव से जोड़ दें, और पी नेगेटिव से भी जोड़ दें और एन पॉजिटिव से जोड़ दें. ये नहीं हो सकता. तो इसका मतलब कोई एक अकेला डायोड एक समय में या तो फॉरवर्ड बायस होगा या तो रिवर्स बायस होगा. लेकिन अगर हमने दो डायोड यूज कर लिए तो सर जिस समय, मैं फिर कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं फिर वही कह रहा हूं, ये सब चीजें आपकी जिंदगी में कितने रोल अदा करती हैं. अब इसी के हेल्प से आप दूसरी चीजें भी सोच सकते हैं कि सर एक काम के साथ दूसरा काम भी होना जरूरी होता है. ठीक है ना? अगर एक काम हल्का पड़ेगा तो दूसरा काम संभाल लेगा. समझ में आ रही बात ना? तो अगर मान लीजिए कि किसी एक पर ही हम सब कुछ रिलाई कर जाए, अगर हमारा सब कुछ एक ही चीज पर रिलाई कर जाएगा तो उस एक के खराब हो जाने से बाकी सब भी गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? तो अगर दो डायोड यूज करेंगे तो जिस समय एक फॉरवर्ड बायस्ड होगा और एक रिवर्स बायस्ड, उस समय एक रिवर्स बायस रहेगा, वो सोएगा आराम से. जब एक काम कर रहा होगा तो दूसरा सोएगा. और जब सर दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस होगा तो पहला वाला रिवर्स बायस हो जाएगा. तो जब ये एक्टिव होगा तो वो सो जाएगा. समझ में आ रही बात ना? सिंपल. बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बस इतना ही काम लेना है इससे. दो डायोड लगाने से फायदा यही हुआ कि एक बार जब ये एक्टिव तो वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा. ये स्लीपिंग मोड में है, ये एक्टिव हो गया तो वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा. मतलब एक फॉरवर्ड तो एक रिवर्स तो एक फॉरवर्ड. क्लियर? करंट लगातार मिलती रहेगी. अब देखते हैं कैसे. ठीक है, प्रिंसिपल लिखो. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, है ना? It also works on the principle that a junction diode offers low resistance and high current. अब देखो वही सेम प्रिंसिपल है, लिखवाना पड़ेगा लेकिन भाई दोबारा, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा. ये नहीं कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है वही ले लो. क्या लिखा? द जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस एंड हाई करंट. लो रेजिस्टेंस एंड हाई करंट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है, ये तो लिखा है. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस एंड हाई करंट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग या फॉरवर्ड बायस्ड, एक ही बात है. ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग. ओके, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, है ना? दोबारा बताऊं? ओके. एंड ऑफर्स लो हाई रेजिस्टेंस लो करंट, एंड ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस लो करंट व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, and offers high resistance low current when it is reverse biased. Okay, in full wave rectifier the two diodes are connected such that the two diodes are connected such that if one diode gets forward biased, during first half of AC input,
if one diode gets forward biased during first half cycle of AC input, during forward by क्या लिखा, first half cycle of AC input, during first half cycle of AC input, the other gets reverse biased. ठीक है, the other gets reverse biased. पहले इस बात का मतलब समझो, the other gets reverse biased. समझ में आया? उसने कहा when if one diode gets forward biased during first half input cycle, then other gets reverse biased. And during the next half cycle, the first diode gets reverse biased. The first diode gets reverse biased and the second gets forward biased. The first diode gets reverse biased and the second gets forward biased. Thus output is obtained during both the half cycles. Of AC input. Both the half cycles of AC input. ओके, अब समझ लीजिए, यहां पर वर्किंग को यहां समझ लेते हैं, लिखना थोड़ा सा आपको पड़ेगा ही फिर भी, है ना। देखिए, बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, ठीक है। अब सुनो क्या कहना चाह रहा है। इसने कहा, बच्चों ध्यान लगाओ भाई मेरे पर, जब यहां पर फर्स्ट हाफ साइकिल आएगी, फर्स्ट हाफ साइकिल, तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल के केस में मान लीजिए कि ये हिस्सा पॉजिटिव और ये हिस्सा नेगेटिव, मतलब ये पॉइंट हायर पोटेंशियल पर और ये पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर। बार बार मैं कह रहा हूं, ये नहीं सोचना है कि नेगेटिव, होता यह है कि हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आ रही बात ना। तो इसका मतलब जब फर्स्ट हाफ साइकिल हुई तो ये फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसके कारण इंड्यूस्ड जो होगा वो भी यहां पॉजिटिव, ये नेगेटिव। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब सर अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हुआ तो ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। सर इसके आउटपुट वाले हिस्से की तरफ हमने आपके पास लोड रेजिस्टेंस को यहां नहीं लगाया, बल्कि लोड रेजिस्टेंस को बीच में लगाया, कॉमन। ये लोड रेजिस्टेंस इस डायोड के लिए भी है और ये लोड रेजिस्टेंस इस डायोड के लिए भी है, मतलब ये जो है ये RL है। समझ रहे हैं मेरी बात आप। ऐसे हिसाब से अरेंजमेंट कर दिया दो डायोड का कि दो डायोड लगा दिए, D1 D2, ये भी P और ये N है, ये P और ये N है। इसको D1 कह सकते हैं डायोड 1 और इसको D2 कह सकते हैं डायोड 2, ठीक है। तो ये दोनों डायोड लगाने के बाद अब क्या हुआ, हमने बीच में ऐसे हिसाब से लोड रेजिस्टेंस को रखा कि दोनों इसके लिए काम कर सकें, दोनों डायोड इसके लिए काम कर सके। समझे? बोलो कैसे करेंगे। सर जब ये अपर वाला, प्लीज ध्यान दो कृष्णा, है ना, जब ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव, इसका मतलब सर ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। मान लो कि ये 200 वोल्ट, होता नहीं ऐसा, मान लो कि ये 10 वोल्ट और ये 1 वोल्ट, तो 9 वोल्ट का डिफरेंस है। तो ये 10 और ये अगर 9 है तो सर ये कहीं 5 रहा होगा मिड में। भाई यहां से यहां तक जाते जाते पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आया है, डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल में आने वाला डिफरेंस कितना हुआ, मान लीजिए 9 वोल्ट का डिफरेंस आया इस एंड से इस एंड के बीच में। तो बीच में कहीं पोटेंशियल का डिफरेंस 9 और 1 तो नहीं रहेगा, 9 से कम रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो यहां ये जो जगह है जहां पर मैंने लो रेजिस्टेंस को लगाया, यहां पर ये सर्किट यहीं से मिनिमम लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। तो जिस केस में फॉरवर्ड बायस होगा उस केस में लो रेजिस्टेंस मिलेगा, और लो रेजिस्टेंस मिलेगा तो करंट बढ़ जाएगी, मतलब करंट उसी तरफ जाएगी। मैं आपको क्या बता रहा हूं, समझ रहे हो ना। मैंने कहा था करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। इसका मीनिंग समझते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं आपने देखा कि एक सर्किट में एक हाई रेजिस्टेंस मिल रहा है और उसका कनेक्शन ब्रेक करके आपने कहीं ऐसा कनेक्शन कर दिया कि उससे सर्किट का रेजिस्टेंस एक ब्रांच में मिनिमम हो गया, तो उस ब्रांच को छोड़ के इस ब्रांच से निकलेगी। समझ में आ रही बात ना। हाँ, बहुत तेज बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात ना। जैसे सपोज कर लीजिए एक बढ़िया सा एग्जांपल है कि आप एक नाइक्रोम वायर ले लीजिए और आपने उस नाइक्रोम वायर के दोनों एंड को लगा दिया कहाँ पर, स्विच में, ठीक है ना। वहां से लाइट मिली, नाइक्रोम वायर लाल हो जाएगा, हीटर वाला जो वायर होता है।
हीट अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें करंट जा रही होती है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से उसकी हीटिंग होने लगती है, हीटिंग से वो लाल भी हो जाता है। क्लियर इतनी बात? अब इसमें आप क्या कर दीजिए, उस वायर को ही, अभी तो आपने ये इतना बड़ा सा वायर लिया, उसी वायर को आप क्या कर दीजिए, दो किसी चीज से पकड़ करके दो इससे उसके आपस में कनेक्ट करा दीजिए, मतलब बीच में से कनेक्ट करा दीजिए। तो अब सर ये जो पाथ है ना, ये छोटा पाथ पड़ गया, बड़े पाथ से रेजिस्टेंस ज्यादा पड़ रहा था, छोटे पाथ से रेजिस्टेंस कम, तो पता लगा नीचे वाला हिस्सा बंद, उसमें करंट ही नहीं जाएगी। मेरी बात को समझ में आ रही है क्या बताना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो लोअर वाला पाथ जो है वो जलेगा ही नहीं, नाइक्रोम वायर जो होगा वो ऊपर वाले वायर से जाएगा, मतलब लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है। एसी में भी ऐसा ही होता है, हालांकि यहां पर भी यही हो रहा है। तो अभी क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सर इसके बीच में ये हायर पोटेंशियल, ये लोवेस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट और लोवेस्ट कह सकते हैं, हाईएस्ट से यहां थोड़ा कम और लोवेस्ट से यहां ज्यादा होगा। इसका मतलब इस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, नेगेटिव। अगर यहां 5 है, मैं बार बार कह रहा हूं, यहां 10 है और यहां 5 है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। यहां 10 है और यहां 2 है और यहां 5 है, तो सर 2 वाला नेगेटिव होगा और 5 वाला पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पकड़ पा रहे हो? सर इसका ये जो अपर वाला सर्किट है ना, ये जो ऊपर वाला लूप है, इस लूप के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। मींस सर D1 का पॉजिटिव पोल P के साथ, D1 का पॉजिटिव पोल P के साथ, नेगेटिव पोल N के साथ, सर ये कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। इस केस में फर्स्ट हाफ साइकिल के केस में ये हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। नीचे आ जाइए जरा ध्यान से देखिए, इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव यानी N जो है वो पॉजिटिव के साथ, सर ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस्ड। उसी समय जब फर्स्ट हाफ साइकिल आई तो पहला वाला तो रहा फॉरवर्ड बायस्ड, दूसरा वाला रहा रिवर्स बायस्ड। अगर ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट को अलाउ करेगा, किधर की ओर अलाउ करेगा, सर इधर की ओर अलाउ कर देगा। इसमें करंट ऐसे जाएगी, बहुत ध्यान से सुनना भाई, बार बार कह रहा हूं, ये गई जी करंट। बताओ लो रेजिस्टेंस को करंट मिलेगी? हाँ सर मिलेगी। फर्स्ट हाफ साइकिल के केस में ये 0 रहेगा, यहां कोई करंट नहीं। क्लियर? ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, इसी में क्योंकि मुझे दोनों बनाने हैं, अगर आप चाहो तो बेहतर होगा कि आप दोनों दो अलग अलग डायग्राम बना दिए इसके पेपर में, ठीक है ना? पेपर मतलब जैसे एक फॉरवर्ड बाय, एक इसको फॉरवर्ड बायस रखो, इसको रिवर्स बायस रखो, मतलब ऐसे कर लेना ना। फॉरवर्ड इसको दिखाना है कि सर ये फॉरवर्ड बायस्ड है और ये रिवर्स बायस्ड है, तो रिवर्स बायस्ड की वजह से यहां पर करंट जो है वो 0 हो गई है, यहां करंट 0 हो गई, तो नीचे वाले हिस्से में करंट नहीं जा रही है। क्लियर? अब इसी का जस्ट बिल्कुल सेम डायग्राम दूसरा बना देना, बिल्कुल सेम। और फिर क्या करना है बस कि सर उस सेम वाले डायग्राम में जब हम यहां पर ये बनाएंगे ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना? इनपुट हो गए, तो ये यहां पर मान लीजिए कि मैंने ये लगा दिया यहां पर एक डायोड D1, फिर यहां पर ये लगा दिया एक डायोड D2, इनके बीच में ये लगा दिया सर यहां पर क्या, एक लो रेजिस्टेंस। बताओ ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, दूसरी हाफ साइकिल में सर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना? तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, समझ गए? तो क्या करेंगे ऐसे में, नेगेटिव के सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा और सर ये पॉजिटिव के सामने वाला पॉजिटिव। अब की बारी लोवेस्ट पोटेंशियल, ये हाईएस्ट पोटेंशियल। अगर यहां हाईएस्ट है मतलब ये 10 है तो ये 2 है, तो ये बीच में 5 है। बताओ इस 10 के कंपैरिजन में 5 नेगेटिव हो गया और सर इस 2 के कंपैरिजन में 5 पॉजिटिव हो गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस होने से नहीं होता पोटेंशियल में, हायर लोअर होने से होता है, समझ गए ना? तो सर इन दिस केस बताओ ये P जंक्शन डायोड का P वाला किसके साथ, सेकंड वाले डायोड का P पॉजिटिव के साथ, N नेगेटिव के साथ। इस बार ये फॉरवर्ड बायस्ड। ऊपर वाले को देखो, इसका P नेगेटिव के साथ और N पॉजिटिव के साथ, सर ये रिवर्स बायस्ड। तो ऊपर वाला तो हो गया कैसा, रिवर्स बायस्ड, और ये हो गया कैसा, फॉरवर्ड बायस्ड। तो इन दिस केस बोलो करंट बताओगे, कौन बताएगा मुझे करंट किधर से किधर फ्लो करेगी, है ना? कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो करेगी, समझ में आ रही बात ना? ऐसे फ्लो करेगी। अब जरा मुझे एक बात देखकर बताओ, ध्यान से देखना। फर्स्ट हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टेंस को मिलने वाली करंट की डायरेक्शन, सर ये है ऐसे। सेकेंड हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टेंस को मिलने वाली करंट की डायरेक्शन, सर यही है ऐसे। जबकि अल्टरनेटिंग करंट प्लस माइनस कर रही है अपने आप को, मतलब ये एक बार यहां प्लस माइनस, फिर यहां ये माइनस प्लस, अगली बार फिर से वो प्लस ये माइनस हो जाएगा। अल्टरनेटिंग करंट प्लस माइनस कर रही है खुद को, लेकिन इस लोड रेजिस्टेंस को हर बार ही करंट किधर की ओर मिलेगी, इधर से इधर की ओर। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इसका मतलब इसको मिलने वाली करंट यूनी डायरेक्शनल हो गई,
इसी को ही डीसी कहा जाता है। दोनों केस में मिल रही है, फर्स्ट हाफ में मिल रही है, सेकंड हाफ में मिल रही है, इसलिए सारी की सारी जो साइकिल्स होंगी वो रेक्टिफाई होकर छन करके एक जैसी हो जाएंगी, सब पॉजिटिव हो जाएंगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बना लो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना, डायग्राम। फिर इसका एसी इनपुट आउटपुट बना देना, ठीक है ना, वो तो बन ही जाएगा आसानी से। ठीक, देखो इस वाले को मिटा दे रहा हूं। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म ऊपर नीचे बनाया करो, है ना। जब इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाना होगा तो उसको ऊपर नीचे ही बनाइए, मतलब एक ऊपर इनपुट नीचे आउटपुट। देखिए ये रहा, ठीक है, ये रहा एसी इनपुट, ठीक है। एसी इनपुट का ये वेवफॉर्म हो गया और ये हो जाएगा सर क्या, एसी आउटपुट। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? बस क्या फर्क आया सर, इसकी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सब मिलके क्या बन गई, प्लस 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 प्लस, खत्म बात। समझ गए? मतलब इसमें सर दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है अल्टरनेटिवली, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स, लेकिन इसमें सर हमेशा करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। समझ गए? बहुत अच्छे। अब इसमें वर्किंग की अगर बात करूं, वर्किंग में कैसे लिखोगे? लिख लोगे ना, बिल्कुल सेम पुरानी कहानी है, बस उसमें थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है ना, कि ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, दूसरा वाला जो है वो अब जीरो नहीं हो जाएगा, रिवर्स बायस वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है ना। हो गया? वर्किंग भी कर लो, लिख लो थोड़ा, है ना, जितनी जल्दी लिख लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा भाई, ठीक है। लिखिए वर्किंग, ठीक है। सपोज दैट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ इनपुट साइकिल, सपोज दैट ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ इनपुट साइकिल upper end of secondary coil, suppose that during first half of input cycle, suppose that during first half of input cycle the upper end of secondary coil, what do you mean by secondary? ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है ना, समझ रहे हो ना। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ इनपुट साइकिल द अपर एंड ऑफ सेकेंडरी coil is positive and lower end is at negative, is positive and lower end is negative, lower end is negative, okay। therefore the junction diode D1, ये D1 है और ये D2 है, लिख लीजिएगा उसके नीचे। therefore the junction diode D1 gets forward biased, therefore the junction diode D1 gets forward biased while the diode D2 gets reverse biased, while जबकि while the diode D2 gets reverse biased, है ना, and the current will flow in the load resistance, and the current will flow in the load resistance as shown in figure, फिगर चूंकि आप बनाओगे, ठीक है ना। and the current, क्या लिखा, and the current will flow in the, क्या लिखा है, current will flow in the, ऐसा क्यों बोला, लोड रेजिस्टेंस, ओह मुझे लगा ये लो रेजिस्टेंस क्यों, लोड रेजिस्टेंस मतलब समझ लो ना बच्चों, RL भाई, जो रेजिस्टेंस है जो लोड अप्लाई किया गया है। लोड मतलब क्या, अरे भाई जो काम ले रहा वही तो लोड होगा। जैसे हम कहते हैं हमारे, अरे भैया हमारे घर का लोड बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा होना मतलब समझिए ना, अगर किसी घर में 4 AC लगे हैं मतलब उनके घर का लोड ज्यादा है। लोड का मतलब कितना ज्यादा आप उस पर डाल रहे हैं, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कितने लगे हुए हैं आपके घर में, ठीक है ना, समझ मेरी बात ना, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, द करंट, एक बार बोलो, हाँ, द करंट विल फ्लो इन द लोड रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर, ओके। यहां तक कंप्लीट करके फुल स्टॉप लगाओ, फिर लिखो ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल, next half input cycle, during the next half input cycle
the diode D1 gets reverse biased. The diode D1 gets reverse biased. During the next half input cycle, the diode D1 gets reverse biased and diode D2 gets forward biased. And diode D2 gets forward biased. Get forward biased. Okay. Therefore, the current will flow in the load resistance therefore the current will flow in the load resistance as shown in figure, in the load resistance as shown in figure, but in same direction. In the क्या लिखा, as shown in figure, but in same direction as flows in first half input cycle. In the same direction as flows in first half input cycle. फर्स्ट हाफ इनपुट साइकिल. क्लियर है? बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे. अगली लाइन में लास्ट लाइन लिखिए. Thus the output obtained in full wave rectifier. The output obtained in full wave rectifier क्या लिखा? The output obtained in full wave rectifier is continuous in the same direction. Is continuous. एक तो पहली बात लगातार मिलेगा आउटपुट और सेम डायरेक्शन में मिलेगा. Is continuous in the same direction. Is continuous in the same direction. ओके. ये डायग्राम बना लिए. इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को बना लिए. कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं. इससे ज़्यादा भाई इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं बचा है. ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर ओवर हुआ. जल्दी से अगले चैप्टर का नाम डालिए और काम उसके बारे में कल करेंगे जो भी होगा. ठीक है ना? चैप्टर का नाम डालिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर आपने थोड़ा सा भी मेहनत कर ली, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया, तो कल या परसों तक में इसको भी निपटा करके हम लोग कम से कम फिजिक्स से खात्मा हो जाए. मतलब फिजिक्स से जान छोड़ा लेंगे, आराम से हो जाएगा. ठीक है ना? लिखिए क्या डाला है? रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यही आगे हम कल पढ़ेंगे. ठीक है ना? उसमें बहुत ज्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत आपने क्लास में पढ़ा होगा तो आपको याद रहा होगा कि केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अगर वैसे देखें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से समझाया जाए सारी चीजें. लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब देखें तो खाली सर वो रेज वगैरह जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण, ये सब बता दिए. ठीक है ना? लेकिन मैं समझाऊंगा, आप परेशान मत होइए. जितना मैक्सिमम हो सकता है बताऊंगा, पर फिर भी उसमें हमारे सिलेबस में बहुत कम है. ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है. ठीक है ना?